So currently, chapter in front of you is organisms and populations. ठीक है, तो ये चैप्टर में मैंने आपको बेसिकली इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही कि यहाँ पे जो यूनिट चल रहा है दैट इज इकोलॉजी। मतलब टोटल हमें इंटरैक्शन जानना है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ना वो भी कुछ ऐसा ही टॉपिक था। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में सोचेंगे या हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था वो याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो आपको याद आएगा कि हमने सीखा था टेम्परेचर के बारे में। ओके, पहले तो इनिशियली आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि व्हाट इज दिस यूनिट इकोलॉजी ऑल अबाउट। इसके अलावा आपको सिखाया गया था कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हायरार्की होता है, जो फॉलो होता है, वहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन सा सिंप्लीफाइड यूनिट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स यूनिट है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके अप टू बायोस्फीयर, और फिर हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ या उसके सराउंडिंग में जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल यू हैव टेम्परेचर, यू हैव लाइट, विंड, जो भी यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस हम देख रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे और उनकी बॉडी पे। ठीक है, तो अगर आज के क्लास की जिस्ट आपसे बताई जाए कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स। एक की हमने बात कर ली थी, दैट वाज टेम्परेचर। अभी मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी, देखा तो जाए कि आप कितने पानी में हैं, पढ़ाई की है या नहीं की है, वो हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वाटर, फिर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लाइट, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल। ठीक है, इन चीजों की बात यहाँ पर की जाएगी। ओके, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विथ वाटर, टेम्परेचर पे वापस जाते हैं। हमने वहां पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो था वो ऐसा था जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता था। तो आपको मुझे वो टर्मिनोलॉजी बतानी है जो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज की जाती है in order to specify those organisms that can resist wide range of temperature, that can adapt to wide range of temperature, वो उस पे रह सकते हैं, उनके लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था। और दूसरा जो टर्म आपको बताना है वो ये बताना है कि जो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उनकी बॉडी का अप एंड डाउन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उनके लिए हमने क्या टर्म यूज किया था। तो ये दोनों ही टर्म्स आपको दिए गए थे। ओके, नहीं लोचन, थोड़ा सा और पीछे आइए। होम्योथर्म्स और ये तो हमने बाद में बात की थी, हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए थे। एनीवन, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहे थे, व्हाट वर द टर्म्स यूज्ड, वहां पे कौन कौन से टर्म्स हमने यूज किए थे। यस, वेरी गुड खुशी, वहां पे हमने जो टर्म्स यूज किए थे दैट वाज यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। भूल जाओ सब कुछ, गजनी धर्मात्मा बन जाओ तुम सब, ऐसा ही करना है क्या। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, बट एनी हाउ इस चैप्टर के अंदर आपको जो चीजें मेमोराइज करनी है वो यही टर्म्स हैं, तो फोकस करिए उन टर्म्स पे। जो टर्म्स वहां यूज किए थे हमने दैट वाज यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ओके, इसके अलावा हमने बात की थी कि जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो बढ़ती और घटती रहती है, तो हमने टेम्परेचर का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इन्फ्लुएंस देखा था। ठीक है, कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उसका इन्फ्लुएंस आपको लिविंग बॉडी के ऊपर दिखाई देगा। तो हमने वहां पर बात की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म की। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म इनके बीच में एक मीडिएटिंग टर्म था, मतलब कि एक ऐसा हमने वर्ड यूज किया था जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कौन सी चीज थी। टेम्परेचर का जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो एक बायोमोलिक्यूल पे होता है, और उस बायोमोलिक्यूल के एक्टिविटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होता है।
तो व्हाट वाज दैट बायोमोलिक्यूल जिसमें टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट था? एनीवन? जल्दी से आंसर करिए एंड देन वी कैन प्रोसीड ऑन। सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही आपसे पुट अप किए हैं यहाँ पे, उसमें मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन का केवल एक करेक्ट आंसर आया है। एंड अभी किसने रिप्लाई किया है? यस, वेरी गुड लोचन। वहां पे जो बायोमोलिक्यूल की बात हो रही है वो बायोमोलिक्यूल और कोई नहीं बल्कि आपकी बॉडी के बायो कैटलिस्ट होते हैं, और उनका जो नाम होता है वो एंजाइम्स होता है। हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रिकॉलिंग क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी वाटर, ठीक है। तो वाटर के बारे में आपने एक बहुत अच्छी सी लाइन सुनी होगी, एंड द लाइन गोज लाइक दिस: वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप आज के दिन में देख रहे हो कि पानी काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है और उसकी वजह से वाटर की कमी आ रही है, जबकि वी ऑल नो दैट कि जो लाइफ है उसके फंक्शन करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो वाटर होती है या पानी होती है। तो नेक्स्ट टू टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स पे अगर आप किसी फैक्टर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखेंगे तो दैट इज वाटर। ओके, तो वी ऑल नो दैट कि सेल का जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है या जो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट होता है दैट इज अ फ्लूइड कंटेंट, एंड द फ्लूइडिटी टू दैट इज प्रोवाइडेड बाय वाटर, ठीक है। वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है ये आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा। द रीजन इज कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉल्वेंट में किया जाता है, उसमें घोला जाता है। तो मैक्सिमम जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं या मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस आप देखते हो आपके आसपास, उसमें से काफी सारी चीजें जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं, एंड दैट इज द रीजन कि हम वाटर को कंसिडर करते हैं अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑलराइट, हाँ, वाटर के होने या ना होने के बेसिस पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्मिक बॉडी का जो सेल है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, तो वो जो सेल है वो लिविंग है या डेड है, दैट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर कंटेंट, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर किसी सेल को हम लिविंग कह रहे हैं तो उसका सीधा और साफ मतलब क्या होता है? उसका सीधा और साफ मतलब होता है कि उसका साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जिंदा है, काम कर रहा है, परमिएबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी सेल का प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट सूख जाए, गायब हो जाए, ड्राई हो जाए, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर द सेल टू बी अलाइव? ये नहीं हो सकता, और तभी हम उस सेल को डिक्लेयर करते हैं कि वो डेड है। तो आप देख लीजिए कि सेल की जो जिंदगी है अल्टीमेटली क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी है। तो उन सभी चीजों के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस होता है? वाटर का होता है। बाकी जो यहाँ पे डेटा है वो अगेन जब आप छोटे बच्चे थे तो वो वाला डेटा हो गया कि 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज वाटर, एंड फ्रेश वाटर और प्योर वाटर इज लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। ये सब कुछ आप जानते हो, आपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में, आई गेस फिफ्थ या सिक्स्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि ये जो लॉक्ड है वाटर, वहाँ पे ज्योग्राफी के सेक्शन में ये पढ़ाया जाता है। एंड देन सॉल्ट कंटेंट कितना होता है पानी का, वो कम या ज्यादा भी हो सकता है। व्हाट इज फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज मराइन वाटर, ठीक है। तो ये मीनिंग तो आप मुझे अभी क्लियर करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मराइन वाटर। और दूसरा जो आपको आंसर देना है वो ये देना है, व्हाट इफ अगर हमने एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को मराइन वाटर में डाल दिया और एक मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में डाल दिया, क्या कंडीशन होगी? ये 2 जवाब आप मुझे देंगे। सबसे पहले बताइए, व्हाट इज फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज मराइन वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि आपको लेक, रिवर, पॉन्ड्स में मिलता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मराइन वाटर, जो बेसिकली आपको सी या ओशंस में दिखाई देता है। चलिए, जब तक आप आंसर देंगे, डिफरेंस ऑलरेडी आपके दिमाग में है, आई नो दैट।
एंड द डिफरेंस इज सॉल्ट कंसंट्रेशन, या जिसको हम सलाइनिटी कहते हैं। ओके, जब भी कोई आपसे कहता है फ्रेश वाटर, तो तुरंत आपके दिमाग में आता क्या है? ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही आपको बोला गया कि यहाँ फ्रेश वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो क्योंकि आप लोग हिंदी से ज्यादा फेमिलियर हैं, ओके, आई हैव रिसीव्ड द आंसर फ्रॉम आदित्य। फ्रेश वाटर विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग एंड डू नॉट हैव सॉल्ट। वेरी गुड, वेरी ट्रू, यही डिफरेंस होता है। बट मैं थोड़ा सा चीजों को आपके लिए और भी आसान कर देती हूँ, इनको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाता है फ्रेश वाटर, तो मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विथ हिंदी टर्म, आपने सुना होगा मीठा पानी, ठीक है। इसके लिए जनरल लैंग्वेज में, मतलब जो हमारी डे टू डे लाइफ की भाषा होती है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बच्चों? और वो जो वर्ड होता है वो होता है मीठा पानी। सुना है ना सबने? सुना है या नहीं सुना? सबने सुना होगा, ओके। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मराइन वाटर क्या है या सलाइन वाटर क्या है, तो उसके लिए जो हिंदी वर्ड यूज होता है वो यूज होता है खारा पानी। ओके, तो ये दोनों शब्द आपने, चलिए फ्रेश वाटर मराइन वाटर बिल्कुल ना सुना हो, मैं मान लेती हूँ, लेकिन सभी ने सुना होगा मीठा पानी और सभी ने सुना होगा खारा पानी। ओके, तो द मीनिंग ऑफ दैट मीठा पानी एंड खारा पानी गोज लाइक फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर इन बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में ये मतलब होता है। तो यहाँ पे जब आप मीठे पानी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मीठा होने का मतलब उसमें शक्कर नहीं घुला हुआ है। द रीजन इज कि उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन लो होता है। ओके, यहाँ पे आप क्या बताओगे मीनिंग? आपको सिंपल सा आंसर देना है कि जब भी हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट कंसंट्रेशन विल बी लो। जबकि अगर हम मराइन वाटर की या सलाइन वाटर की बात करेंगे, तो वहां पे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है दैट विल बी हाई, ज्यादा होता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन था कि सपोज यू हैव ऑर्गेनिज्म इन फ्रंट ऑफ यू जो कि यूजुअली ड्वेल करता है या रहता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब उसको उठा के हमने डाल दिया मराइन वाटर। ओके, आप मछली को ही ले लीजिए एज एग्जाम्पल कि सपोज एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि नदी या तालाब में रहती थी। अब हम उसको पुट अप कर रहे हैं मराइन वाटर में, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट मछली? ओके, इट विल इवेंचुअली डाई बिकॉज ऑफ हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन। वेरी गुड आदित्य, ठीक है। आदित्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आप एक ऐसी मछली को जो कि अभी तक नदी तालाब में रहने के लिए अडेप्टेड थी, आपने उसको उठा के अगर मराइन वाटर में डाल दिया, तो जैसे ही वो अपना हैबिटेट चेंज करती है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, इट इज गोइंग टू डाई। रीजन, रीजन ये है कि वो जो मछली थी ना, अभी तक उसको खारे पानी में या मराइन वाटर में या ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहने की आदत नहीं थी। वही काम क्या होगा कि जैसे ही आपने उस मछली को सॉल्ट वाटर में डाला, तो जो उस पानी का सॉल्ट है ना, वो मछली की बॉडी से पानी को बाहर खींचेगा, जिस कंसेप्ट को आप जानते हो विद द नेम ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। क्लास 11th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यस, वेरी गुड लोचन। द टर्म विल बी कि वो जो बाहर का पानी है मेराइन वाटर जिसमें आपने मछली को डाला, वो पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, मछली की बॉडी से पानी बाहर खींचेगा। मछली की जो बॉडी है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड नहीं है, तो दैट मछली इज गोइंग टू डाई। ओके, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन कि आपने एक मराइन ऑर्गेनिज्म को, सपोज टेक अप ऑक्टोपस जो कि अभी तक मराइन वाटर में था, आप उसको लेके चले जाइए फ्रेश वाटर में कि चलो भाई अब तुम नदी और तालाब में रह के देखना तो जरा कैसा लगता है। तो जब आप उसको नदी या तालाब में डालेंगे तो उसको कैसा लगेगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट ऑक्टोपस? कैसा लगेगा उसको? बड़ा मजा आने वाला है क्या? ऑक्टोपस के साथ क्या होने वाला है?
ओके, मैं बताती हूँ कि ऑक्टोपस के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही आपने ऑक्टोपस को प्लेस किया, यस, वो तो होगा। जो भी ऑक्टोपस के साथ होने वाला है वो बुरा ही होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने उसका हैबिटेट चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्टोपस के साथ होने क्या वाला है। ऑक्टोपस को जैसे ही आप डालेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, तो फ्रेश वाटर में जाते ही ऑक्टोपस की बॉडी में जितना भी सॉल्ट है, क्योंकि वो तो खारे पानी से रह के आया है ना, तो उसकी बॉडी का जितना भी सॉल्ट है वो क्या करेगा, फ्रेश वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जो पानी है वो ऑक्टोपस के अंदर आता जा रहा है। तो जब वो ऑक्टोपस के अंदर आता जाएगा तो दैट कंसेप्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, उस कंसेप्ट का नाम है एंडोऑस्मोसिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी आना। तो जैसे ही ऑक्टोपस की बॉडी में पानी घुसेगा, द बॉडी ऑफ दैट ऑक्टोपस इज गोइंग टू स्वेल। और अगर ये पानी अंदर जाना बंद नहीं हुआ तो ऑक्टोपस की बॉडी जो है वो स्वेल हो के अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बर्स्ट लाइक अ दिवाली क्रैकर। ओके, दिवाली के पटाखे की तरह उसकी जो बॉडी है दैट इज गोइंग टू बर्स्ट। और ये जो कंसेप्ट यहाँ पे लगा वो कौन सा लगा, एंडोऑस्मोसिस का। तो अब आप लोग इस बात को समझ गए अच्छे से मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक जो भी हमने सीखा क्या ये आपको समझ में आया? अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि हमने इतना सारा बात क्यों किया है। हमने इतना सारा बात इसलिए किया है, फाइन मिसबा, ऑल राइट, नो इश्यूज। ओके, हमने इतनी सारी बातें यहाँ पे क्यों की बच्चों, क्योंकि हमें समझना था कंसेप्ट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या समझना था, हमने समझना था कंसेप्ट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर inside a living cell should be regulated, should be controlled. It should neither be higher nor be lower. ना वो कम होना चाहिए ना वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो कि पानी में डिजोल्व होता है। तो कहने का मतलब ये निकला कि कुछ जानवर या कुछ ऑर्गेनिजम्स दे विल बी अडेप्टेड टू सलाइन कंडीशन, नमक पानी में जाएंगे, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेल अडेप्टेड टू फ्रेश वाटर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं यूरी हेलाइन, और जो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सलाइनिटी के लिए उनको हम कहेंगे स्टेनोहलाइन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये समझना था कि जब भी पानी की या उसमें डिजोल्व नमक की बात हो रही है तो उससे ऑर्गेनिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, कि वो कभी अडेप्टेड होता है सलाइनिटी में एग्जिस्ट करने के लिए, कभी अडेप्टेड होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, okay, I have a doubt. Can we say that hypertonic condition will emerge inside the body of octopus? Yes, of course we can say that, Aditya. देखो, मैं आपको बताती हूँ कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक जो दोनों वर्ड्स है ना, ये भाई बहन है, साथ साथ रहते हैं। अगर हम दो चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ऑस्मोटिक सिस्टम बनाओगे तो इट इज बट ऑब्वियस कि वहां दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक में सॉल्ट कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा और एक में कम होगा। तो ये बात अलग है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले को आप हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, ऑक्टोपस की बात हो रही थी तो आप ऑक्टोपस को हाइपरटोनिक कंडीशन वाला ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर दो, क्योंकि वो तो है ही, उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है। फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक हो जाएगा। वहीं जब हमने मछली की बात की थी तो मछली को आप हाइपोटोनिक मान लीजिए, मछली के बॉडी के सेल को, और उसके बाहर का जो सिस्टम था दैट वाज हाइपरटोनिक। तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी आई गेस आप यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन समझ गए होंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है। याद रखिए कि जब भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बढ़ता या घटता है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव मैनर। ओके,
अगला हमारे पास बात है कि अगर आप ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कि एक्वेटिक है और दूसरे होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल, तो जब पानी का फैक्टर कंसिडर किया जाएगा तो यूजुअली एक्वेटिक जो आपका इकोसिस्टम है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है। ऑलराइट, पानी जो है वो हमें अवेलेबल कैसा होता है? तो पानी हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर मैं इनको कलेक्टिवली बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ हाइड्रोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, ये भी अगेन आपने लोअर क्लासेस में सीखा था कि पानी जो है वो रिन्यू होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, ये सब बातें आप जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। अगली बात कि ऐसे जो भी प्लांट्स होते हैं दैट आर वेरी वेल अडेप्टेड टू एक्वेटिक हैबिटेट, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। आप वेलिस्नेरिया जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आप जानते हो ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं। ओके, तो ये सारा बात हमें करना था अबाउट वाटर। अगला जो फैक्टर है दैट इज लाइट। बिफोर वी स्टार्ट विथ लाइट, आप मुझे ये क्लियर करिए कि पानी के फैक्टर को समझने में, उसका इन्फ्लुएंस समझने में, एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ऐसा कोई भी यहाँ पे है जो कोई ट्रबल फेस कर रहा है? इज इट फाइन? देन लेट अस डिस्कस अबाउट लाइट। रोशनी की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो जब हम लाइट की बात करते हैं बच्चों, तो लाइट में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सपोज किसी ने भी कहा लाइट, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? मुझे आप लोग का ओपिनियन जानना है। लाइट जब भी आपके सामने बोला गया तो आपके दिमाग में क्या आता है? और मुझे बहुत ही जेन्युइन आंसर चाहिए, जो भी लिटरली आपके दिमाग में सबसे पहले आता हो। अभी मैंने आपको कोई भी फैक्टर नहीं दिया है कि आप एनिमल के हिसाब से बात करो या आप प्लांट के हिसाब से बात करो। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हेनेवर वी से द वर्ड लाइट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? वो कौन सी चीज होती है जो सबसे पहले लाइट सुनने पर आपके दिमाग में आती है? फ्लैश, फोटोसिंथेसिस। ओके, ठीक है। तो बहुत अलग अलग दिमाग हैं सबके, भांति भांति के लोग हैं, तो भांति भांति की सोच भी होगी। सन, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, किसी के दिमाग में फ्लैश आता है, किसी के दिमाग में फोटोसिंथेसिस आता है, किसी के दिमाग में ये आता है कि सन होता है, वहां से हमें लाइट मिलती है। किसी किसी के दिमाग में ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी, एलसीडी ये सब भी आ ही जाता होगा। कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते ही हो, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। तो द थिंग इज कि जब भी लाइट आपके सामने बोला जाए तो आपका डिफरेंट विजन होता है। तो लाइट इज एक्चुअली कंसर्न विद विजन। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, विदाउट लाइट आप कुछ देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो दैट इज माय ओपिनियन जो मेरे दिमाग में आता है, बट सबका अलग हो सकता है। अब हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ऑब्वियसली। तो अपने आप को एज अ प्लांट सोचो या अपने आप को एज एन एनिमल सोचो। तो यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज, इनफैक्ट वी कॉल अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से आने वाली रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी, वो यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ओके, वो हमारे तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई गेस यू ऑल माइट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीख लिया है। ईएम वेव्स का मतलब आप समझते होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर भी होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, एंड द वेव गोज लाइक दिस। ठीक है, ये आपने सीखा है। तो उस फॉर्म में हमारे तक ये लाइट आती है। अब कुछ बातें करेंगे हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, लाइट की अवेलेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। जो भी सोलर रेडिएशंस होती हैं ना, तो ये जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, अगर आप पूरी पृथ्वी पर इनका इन्फ्लुएंस देखेंगे पूरे अर्थ के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इक्वेटर से लेके पोल्स पे जाता है, तो ये जो सोलर लाइट इंटेंसिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। घटेगी या नहीं घटेगी बच्चों?
इक्वेटर से पोल्स पे आपको जाना है, तो आपको भी पता है ये अर्थ है गोला, ओके। तो यहाँ पे ये और ये पोल्स होंगे ना, ऊपर और नीचे पोल्स होते हैं। तो ये जो पोल्स हैं, इन तक लाइट कम पहुंचती है, जबकि इक्वेटर जो कि सेंटर पे है, वहां पर लाइट सबसे अधिक या सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए वहां के जो रीजन होते हैं जहां पर इक्वेटर है, वहां पे जो कंट्रीज लाई करती हैं ग्लोब में, उन कंट्रीज में आप देखेंगे तो वहां लाइट बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग मुझे उस कंट्री का नाम बताइए जिसका नाम इक्वेटर के नाम से रखा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री जिसका नाम इक्वेटर के नाम से रखा गया है? एनीवन? एनीवन? कैन यू नेम द कंट्री जिसका नाम इक्वेटर के नाम से रखा गया है, उसकी लोकेशन वहीं पर है तो उसका नाम रखा गया है। अब चलिए उसकी बात क्यों कर रहे हैं मैं वो बता देती हूँ। जब भी सोलर लाइट का इंटेंसिटी आप डिक्रीज होता देखोगे, तो क्योंकि सोलर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होते जा रही है, तो उससे ये असर पड़ता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां के फ्लोरा एंड फौना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसीलिए आपको अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत ज्यादा वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स पोल्स पे नहीं मिलेंगे। उनकी वेराइटी हमेशा कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया जहां पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है। किसी को भी उस कंट्री का नाम आई गेस पता नहीं है। द नेम ऑफ द कंट्री इज इक्वेडोर, ठीक है। कंट्री का नाम है इक्वेडोर। जो टी लिखा हुआ है यहाँ पे उसकी बजाय डी लगा दीजिए। इक्वेडोर इज द कंट्री। तो इसीलिए मैंने पूछा कि वहां पे जो भी फ्लोरा एंड फौना का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल आल्सो कीप ऑन डिक्रीजिंग जैसे जैसे सोलर इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, ओके। अगली बात हम करते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट की, कि लाइट का क्या क्या इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हमें देखने को मिलता है, ओके। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला इफेक्ट जो यहाँ पर देखने मिलेगा वो आप सबको पता है, अभी कुछ लोगों ने आंसर भी किया था, वो होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि यहाँ पे विजिबल रेंज की दो तरह की लाइट इस्तेमाल की जाती है। एक होती है रेड और दूसरी होती है ब्लू। यस और नो, ठीक है। वहां पे भी अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कौन सी लाइट है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, तो आपका आंसर होगा कि रेड लाइट पर ऐसा होता है, ओके। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट मैं पहले आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए बच्चों कि कभी कभी ऐसा आपके आसपास का क्लाइमेट होता है जिसको हम हिंदी में बदली कहते हैं। बदली का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा धूप दिखाई नहीं देगी लेकिन रात भी नहीं रहती है। तो उस टाइम पे सनलाइट तो नहीं दिखती, सनलाइट इज व्हाट यू कॉल धूप, ठीक है। तब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन से रेडिएशंस होते हैं बताइए मुझे। कंसेप्चुअल आंसर चाहिए, और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपने इसको क्लास 11th में सीख रखा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वहां पे सनलाइट का या जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसका एक पार्ट हमें चाहिए होता है। उस पार्ट का नाम क्या होता है? व्हाट आर दोज रेडिएशंस कॉल्ड एज? एनीवन? किसी को भी याद है जब आपने क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस सीखा होगा तो आपने उसके बारे में जाना होगा। चलिए नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, आपने वहां पर सीखा होगा अबाउट पार, ठीक है। वहां पे सीखा होगा अबाउट पार रेडिएशन। तो ये जो पार होती है उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता दूं। पार का मीनिंग होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए धूप नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा गर्मी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उस पूरे स्पेक्ट्रम का, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसका ये वाला रेंज चाहिए या ये वाला सेगमेंट चाहिए
जिनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये वेवलेंथ का लाइट आपको रिक्वायर्ड है, इसी पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो इफेक्ट आपको यहाँ देखना है वो देखना है ऑन प्लांट मूवमेंट। तो प्लांट मूवमेंट वाला जो कंसेप्ट है, इसके लिए आपको क्लास 10th में पीछे जाना होगा। वहां आपने सीखा होगा अबाउट सनफ्लावर। ठीक है, तो सनफ्लावर जो होता है, आपको भी पता है कि इसको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस का मतलब है इसके ऊपर एक एक्शन अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और जैसे ही इसको ये स्टिमुलस मिलेगा, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ सनफ्लावर? लाइट ने स्टिमुलस दिया तो सनफ्लावर रिस्पॉन्स कैसे देगा? वो रिस्पॉन्ड करता है बाय मूविंग टुवर्ड्स द सनलाइट। वो अपना जो फेस है या सनफ्लावर का जो ब्लूमिंग होता है वो टुवर्ड्स द सनलाइट होता है। तो इसको हम कौन सी मूवमेंट कहते हैं? इसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, या फिर आप इसको सिंपली फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑन फ्लावर, या फिर बोल सकते हो आप प्लांट। वहीं अगर मैं एनिमल की बात करूं, मतलब ये जो मूवमेंट है ये एनिमल्स में भी देखा जा सकता है। जब आप लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, मेरे कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शो सेंसिटिविटी टू लाइट। तो उस तरीके की मूवमेंट को हम कहते हैं निक्टिनास्टी। ये भी वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, उस तरीके का जो मूवमेंट होता है जब यहाँ पे जो एनिमल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है, वो लाइट से सेंसिटिविटी शो करता है, तो उसको हम निक्टिनास्टी कहते हैं। ओके, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप एनिमल का बिहेवियर भी देख सकते हो, जो कि लाइट से इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे एक फैक्टर होगा एनिमल बिहेवियर। अब आपने यहाँ पे डायूर्नल एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में सुना होगा, तो आप लोग ही बताइए व्हाट आर डायूर्नल एंड व्हाट आर नॉक्टर्नल एनिमल्स? बताओ। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है ये आप लोगों को आता है। व्हाट आर दीज एनिमल्स जिनको हम डायोर्नल कहते हैं या फिर जिनको हम नॉक्टर्नल कहते हैं? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू? यस, वेरी गुड कोमल। एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ऐसे जितने भी जानवर होंगे जो कि दिन के समय एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा लिखो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, दिन में एक्टिव। तो जो दिन में एक्टिव होते हैं डायर्नल। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? रात में एक्टिव। तो जब रात में एक्टिव रहेंगे, जैसे कि कॉकरोच को आप देखते हो, कॉकरोच का जो एड आता है उसको भगाने वाले केमिकल्स का, उसमें भी ऐसा ही होता है कि कॉकरोच रात में आके तबाही करते हैं। तो रात में एक्टिव जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर नॉक्टर्नल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एकदम अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होते हैं या फिर शाम के समय में एक्टिव होते हैं। उनके लिए भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, जैसे कि ऑरोरल एंड वेस्परल। ठीक है, बट उतना आपको नहीं जानना है, आप डायर्नल एंड नॉक्टर्नल याद रखिए, दैट विल बी क्वाइट बेटर। और क्या इफेक्ट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा लाइट का, तो वो मैं आपको बताऊं और क्या फैक्टर होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास होगा दैट विल बी जर्मिनेशन ऑफ सीड। यहाँ पे सीड जर्मिनेशन में भी लाइट का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो सीड जर्मिनेशन में कैसे असर होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ऐसे जो भी सीड्स होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में जर्मिनेट करते हैं, उनको हम फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज फोटोब्लास्टिक सीड्स। तो इसमें कुछ होंगे जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ होंगे जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके,
पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक एंड नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, दोनों तरह के सीड्स यहाँ पर होते हैं। ऑलराइट, तो सीड जर्मिनेशन पे भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा जो असर पड़ता है वो पड़ता है ऑन एनिमल माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जानते हैं बच्चों, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो एनिमल माइग्रेशन का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो कैसे होता है, जब जब डे लेंथ इंक्रीज होती है, ओके, तो जहां पर भी डे लेंथ ज्यादा होगी वहां पर एनिमल्स भी ज्यादा रहते हैं, ओके। और जब जब आपको ऐसा पता चलेगा कि जो डे लेंथ है वो शॉर्ट हो गई, ठीक है, तो जब डे लेंथ शॉर्ट हो गई तो वहां पे ये जो एनिमल्स हैं ये वहां से भागना या जाना शुरू करते हैं, ओके, वहां से माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। रीजन मैं आपको बताती हूँ। रीजन ये होता है बच्चों कि जब भी दिन लंबा होता है तो एनिमल्स को घूमने फिरने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए ज्यादा समय मिलता है। उनका जो बॉडी रहता है उसका मेटाबॉलिज्म हायर रहता है। लेकिन जैसे ही डे शॉर्ट होने लगता है तो आप समझिए कि अगर दिन छोटा हो गया तो हमारा सोने का समय बढ़ जाएगा ना। तो अगर एनिमल्स का सोने का समय बढ़ता है तो उससे दो चीजें होती हैं कि उनको खाना ढूंढने में प्रॉब्लम होने लगती है, अंधेरे में उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, ये एक प्रॉब्लम होती है। प्लस उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो घटने लगता है, वो लेजी फील करने लगते हैं। तो दैट इज द रीजन कि एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेशन शो करते हैं, ठीक है। और लाइट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एनिमल्स के पिगमेंटेशन पे, ठीक है। तो पिगमेंटेशन में आपको पता है कि यूजुअली अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल यहाँ पे ले लूं तो व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट, ठीक है, बहुत ब्राइट लाइट है जिसका हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा है, तो उससे हमारी बॉडी में टैनिंग हो जाती है या डार्क कलरेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप शेड में चले जाएंगे तो शेड में जाने पर क्या होगा, टैनिंग वैनिंग कुछ नहीं होता बल्कि स्किन शेड फेयरर हो जाएगा, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द इन्फ्लुएंसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लाइट का देखा जा सकता है। नोट्स यू ऑल कैन टेक इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। एक और इफेक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है लाइट का, उसकी बात करते हैं, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। Photoperiodism is basically response of the plants to day length, ठीक है। दिन कितना बड़ा है, दिन कितना छोटा है, कितने समय तक पौधे को रोशनी मिल रही है, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड प्लांट्स यहाँ पे अलग अलग तरह के होते हैं। नाउ अगेन दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, आपने इसके बारे में सीखा होगा, थोड़ा बहुत पहले भी सुना होगा। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं। लॉन्ग डे का मतलब होता है ऐसा जो भी पौधा होगा जिसको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए उसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। अब जल्दी से पहले मुझे ये बताओ कि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड। मुझे बीच बीच में पता चलना चाहिए कि बच्चे लोग सो तो नहीं गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है, ओके, देखिए, यूजुअली हम जानते हैं कि जो पूरा, अगर आप एक दिन की बात कर रहे हो, ओके, तो उसमें 24 आवर्स होते हैं। तो एक दिन का जो समय है 24 आवर्स का, आउट ऑफ दैट अगर आप एक जनरल बेसिस पे डिवाइड करोगे तो आपको भी पता है कि 12 घंटों का दिन होता है और 12 घंटों की रात होती है, ठीक है। तो ये जो 12 आवर्स वाला पीरियड है इसको हमने मान लिया है कि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये वो लिमिट है जिससे ज्यादा कम की लाइट जो है वो बाद में काउंट होगी। मतलब ये वो लिमिट है जिससे प्लांट एक दिन में ज्यादा लाइट नहीं ले सकता। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आप 24 आवर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे 12 घंटे प्लांट को लाइट अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब वो 14 आवर्स नहीं हो सकती या 16 आवर्स नहीं हो सकती, ऐसा तभी होगा जब सीजनल वेरिएशंस होंगे।
तो बेसिकली द क्रिटिकल फोटो पीरियड इज द लेंथ या लिमिट ऑफ फोटो पीरियड। तो लिमिट हमने क्या सेट की हुई है, लिमिट हमने 12 आवर्स की सेट की है, क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ होती है उसमें हमें पता है कि 12 घंटे ही लाइट अवेलेबल रहेगी। ओके, समझ में आया क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब? जल्दी से बताइए, आर यू ऑल क्लियर विद द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड? क्रिटिकल फोटो पीरियड, ओके। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से जिन पौधों को ज्यादा लाइट चाहिए होती है वो कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए वो कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। मतलब थोड़ी सी लाइट में उनका काम हो जाएगा, उनको ज्यादा देर तक लाइट के एक्सपोजर में नहीं रहना है। ठीक है, और भी यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि भाई हमको फर्क नहीं पड़ता, सूरज उगे ना उगे, लाइट रहे ना रहे। ठीक है, अब क्या ये मतलब है फोटो न्यूट्रल प्लांट्स का? बिल्कुल नहीं। ओके, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये है उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि लाइट उनको कितने देर के लिए मिल रही है, उनको बस इतना चाहिए कि हमारे ऊपर लाइट आ जाए। अब वो 12 घंटे के लिए आ रही है, 2 घंटे के लिए आ रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट इज लाइट। तो क्योंकि इसमें लाइट के कम या ज्यादा फोटो पीरियड का कोई असर नहीं हो रहा है, तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फोटो न्यूट्रल प्लांट्स। कोई ज्यादा असर नहीं होगा, न्यूट्रल है। वैसे ही इंटरमीडिएट प्लांट्स होते हैं, एम्फी फोटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, जिनको एक रेंज में लाइट चाहिए, जैसे कि 13 टू 15 आवर्स की लाइट या 16 आवर्स से ऊपर की लाइट। तो अलग अलग कैटेगरीज हमने बना रखी है। ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको पहले तो ज्यादा लाइट चाहिए फिर कम चाहिए, तो उनको हम लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको शुरू शुरू में कम लाइट चाहिए, फिर उनको लंबा फोटो पीरियड चाहिए, तो उनको हम शॉर्ट लॉन्ग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कैटेगरीज हैं पौधों के जो कि बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। प्लांट को कितना फोटो पीरियड चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकिंग फॉर लाइट, कि मैं लाइट को पसंद कर रहे हैं वो या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो कैटेगरी है वो डील कर लेते हैं। ये दोनों कैटेगरी में आपको ये याद रखना है कि जो भी फोटोफिलस प्लांट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सन लविंग plants. Okay, these are called as sun loving plants. और अगर इसका एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? सनफ्लावर। एंड these are also called, इनको हम हीलियोफिलस प्लांट्स भी कहते हैं। तो हो सकता है कि कहीं पर आपको ये टर्म लिखा हुआ मिले कि हीलियोफिलस प्लांट्स क्या है, तो उनका मतलब फोटोफिलस ही है, एंड दीज आर सन लविंग प्लांट्स। ओके, या फिर आप कह सकते हो लाइट लविंग, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लाइट लविंग। ओके, इतनी चीजें आप याद रखो। अगले होते हैं स्कायोफिलस। तो स्कायोफिलस जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज शेड लविंग प्लांट्स। ये जितने भी पौधे होंगे दीज आर शेड लविंग, इनको ज्यादा रोशनी पसंद नहीं है। अब यूजुअली इसमें शो प्लांट्स आते हैं। शो प्लांट्स का मतलब क्या होता है? जो किसी के भी घर के अंदर रखे होते हैं शो के लिए या ऑर्नामेंटल पर्पस से। ठीक है, हाँ, लेकिन कोमल जो आप पूछ रहे हो मनी प्लांट के बारे में, वो एक आंसर हो सकता है। ओके, क्योंकि अंदर वो रूम के ग्रो करता जाता है। तो बेसिकली शेड लविंग प्लांट्स, अब देखो टेक्निकली मनी प्लांट जो होता है उसको एनी हाउ उसका ग्रीन कलरेशन तो आप देख ही पा रहे हो, और उसका हैबिटेट में ऐसा मेंशन नहीं होता कि वो शेड लविंग है, क्योंकि है तो वो
टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी का ही। अगर मैं आपको उससे भी परफेक्ट एग्जांपल दूं तो यू कैन हैव द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल टेक्निकल एग्जांपल देना है देन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और ये प्लांट्स को क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीलियोफोबस। इनको हम हीलियोफोबस प्लांट्स भी कहते हैं। अब फोबिया का मतलब डर होता है, तो ये सब लाइट लविंग थे और ये लाइट हेटिंग है या फिर लाइट को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि इनको शेड पसंद है। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं द फैक्टर ऑफ लाइट। अब अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी डाउट्स टू एनीवन? लाइट का फैक्टर समझने में आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट या कोई भी ऐसा कंसेप्ट जहां पे आप लाइट का इन्फ्लुएंस ना समझ पाए हो तो आप अभी पूछ सकते हैं बिफोर वी स्टार्ट विथ सॉइल। नो डाउट्स? ऑल राइट, अब हम जो यहाँ पर फैक्टर डील करने वाले हैं वो हमारा लास्ट एबायोटिक फैक्टर है, लास्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, फोकस करना मेरी बात पे, इट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। नहीं तो एबायोटिक फैक्टर तो और भी है, आपके पास पीएच होता है वहां पर दूसरे टोपोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मिनरल एलिमेंट्स हो गए, उनका अवेलेबल होना या नहीं अवेलेबल होना, तो वो सब अलग चीजें हैं, वो बहुत छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम जो प्राइमरी फैक्टर्स डील कर रहे हैं उसमें दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो लेट अस कम टू सॉइल। जब भी सॉइल की बात होती है बच्चे लोग, तो यहाँ पर एक और वर्ड आपके सामने आ जाता है और वो वर्ड होता है इडैफिक फैक्टर। आप लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडैफिक फैक्टर? जब भी हम इडैफिक फैक्टर बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडैफिक फैक्टर? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इडैफिक फैक्टर जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर सॉइल। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल का फिजिको केमिकल इन्फ्लुएंस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इडैफिक फैक्टर। क्या अब आप तक मेरी बात पहुंची है? मेरी जो सोच है वो आपके दिमाग में पहुंची या नहीं पहुंची कि इडैफिक फैक्टर क्यों हम इसको कह रहे हैं? समझ में आया? ओके, तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड इडैफिक फैक्टर। अब अगर आप इडैफिक फैक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका नाम इडैफोलॉजी होता है, अगर आप सॉइल की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम पीडोलॉजी कहते हैं। अच्छा, मुझे आंसर आया है कि इडैफिक फैक्टर का मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। चलिए रिपीट करती हूँ मैं। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इन्फ्लुएंस है। सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इन्फ्लुएंस है। आप इन दोनों को मिलाकर फिजिको केमिकल इन्फ्लुएंस बोल सकते हो क्या कोमल और अनुष्का? हाँ या ना? ठीक है, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी का इन्फ्लुएंस है और जो केमिकल प्रॉपर्टी का इन्फ्लुएंस है, इन दोनों को मिलाकर फिजिको केमिकल इन्फ्लुएंस कहा जा सकता है। तो जब भी कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका इन्फ्लुएंस फिजिकल भी हो, जिसका इन्फ्लुएंस केमिकल भी हो, जिसका इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़े लिविंग सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में, ओके। इसके अलावा सॉइल की जितनी भी पढ़ाई है उसके फॉर्मेशन से लेके प्रोफाइल तक, ये सारा जो प्रोसीजर है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इडैफोलॉजी, और सॉइल इसीलिए इडैफिक फैक्टर माना जाता है। ओके, अगर आप स्पेसिफिकली सॉइल की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको पीडोलॉजी कहा जाता है। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब सॉइल जो है वो बनता कैसे है तो आप सभी को पता है, वेदरिंग ऑफ रॉक होता है। किस तरह का वेदरिंग होता है, क्या यहाँ पे प्रोसीजर होता है, ये हम आगे देखेंगे।
नाउ लेट अस कम टू सॉइल कॉम्पोजिशन। इसमें तो मेरे समझाने का कुछ नहीं है, आपके लर्न करने का। आपको याद करना है कि मिनरल पार्टिकल कितना परसेंट है, ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट है, एयर कितनी परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है। नाउ लेट मी क्लियर यू द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मिनरल पार्टिकल्स तो आप जानते हो, यहाँ पे मिनरल के आयंस होंगे। आपको पता है कि जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं, सॉइल इज द रिजर्वॉयर। क्लास 11th में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था, वहां आपने पढ़ा था कि सॉइल इज द रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल आयंस। ठीक है, वहां हमने पढ़ा था कि जो सॉइल होता है दैट इज द रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स। तो आप यहाँ पे कॉमन कॉमन मिनरल एलिमेंट्स जानते भी हैं, जैसे आपको NPK तो पक्का पता होगा। NPK का मतलब है क्या क्या? NPK stands for नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, आपको यहाँ पर मैग्नीशियम भी मिल सकता है और एटसेट्रा। दूसरे भी ऐसे मिनरल एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ पे आयनिक फॉर्म में होंगे। ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फौना समझते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जानवर, वहां पर जितने भी होंगे वो सब उसका ऑर्गेनिक मैटर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल का कॉम्पोजिशन, जो आप यहाँ पे याद रखोगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल आपने पहले पढ़ा है क्या? जस्ट रिप्लाई मी यस और नो। क्या आपने इससे पहले सॉइल प्रोफाइल सीखा हुआ है, सुना है कभी? कभी कहीं से जा रहे थे, कान में ये बात आई कि सॉइल प्रोफाइल की बात हो रही है, सुना है कभी? ओके, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी में सुना था, ओके फाइन फाइन फाइन। चलो, फिर भी मुझे मैक्सिमम आंसर ये मिला है कि आप लोगों ने नहीं सुना है। ठीक, अच्छा ये सुना क्या, लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज हो गया? ये कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना है, जल्दी से बताओ। ये कितने लोगों ने सुना? ओके, एक ने सुना, बाकी सबने नहीं सुना है, देखा भी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? वो जो मूवी रिलीज हो रही है, ठीक है, देखो अब सभी का रिप्लाई आ रहा है यस मैम। तो जितना इंटरेस्ट मूवी में है भाई, उतना पढ़ाई में भी लगाओ ना। सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, हालांकि इसको इतना प्रमोट करके हम वर्ड को नहीं सुनाते हैं, बट सुनना चाहिए। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि जब भी हम सॉइल के डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं, सॉइल जो उसके अंदर कंसेप्ट एक्टिव है दैट इज लेयर्ड। ठीक है, सॉइल डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो व्हेन वी टॉक ऑफ दोज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, तो उस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ओके, और उसके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं हॉरिजन। तो यहाँ हम तीन हॉरिजन के बारे में जानेंगे, दैट विल बी हॉरिजन ए, हॉरिजन बी एंड हॉरिजन सी। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि सॉइल के तीनों हॉरिजन्स का जो नेचर है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो दूसरे हॉरिजन से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लेट अस कम टू हॉरिजन ए फर्स्ट। सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर आप देखते हो, जिसपे आप खड़े भी हो सकते हो, जिसमें आपको ऊपर से सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो होता है हॉरिजन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजन ए की खासियत क्या है, या फिर ये किस चीज का बना होता है? तो हॉरिजन ए में अनडीकम्पोज्ड मैटर रहता है, मतलब जिसका डीकम्पोजिशन नहीं हो पाया, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि डीकम्पोज नहीं हो सके, वो प्रेजेंट होंगे।
पार्शियली डीकम्पोज्ड मैटर मिलेगा और फुली डीकम्पोज्ड मैटर भी मिलेगा, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ओके, ये सब अपर से लोअर लेयर तक प्रेजेंट होता है। यूजुअली ये लेयर सैंडी होता है। आपने मिट्टी देखी है, तो जब आप मिट्टी हाथ में उठाते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि उसका जो ऊपर वाला लेयर आपने उठाया हाथ में, वो जो लेयर होता है वो कैसा रहता है, थोड़ा सा पाउडरी रहेगा। इसके अलावा उसमें आपको स्टोन एंड पेबल भी दिखाई देंगे। तो वो वाली लेयर को हम सैंडी लेयर मानते हैं एंड दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको प्लांट की रूट्स एम्बेडेड मिलेंगी। यहाँ तक पौधों की जो जड़ें हैं वो वहां पे रहती हैं। ओके, और यहाँ पर इसको हम फीडिंग जोन भी कहते हैं। फीडिंग जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो बच्चों, कि मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन दिस लेयर ओनली एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे मिनरल रिच लेयर होगी। तो क्योंकि ये सब कुछ पौधे को दिया जाएगा तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीडिंग जोन, खाना देने वाली जोन। ठीक है, ये एक रीजन होता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट हॉरिजन। अगला होता है हॉरिजन बी, और इसका कैरेक्टर है कि इसको हम सबसॉइल कहते हैं और ये क्लेई रीजन होता है। ओके, थोड़ा सा स्टिकी सा, थोड़ा सा चिकना सा यहाँ की मिट्टी का अपीयरेंस होता है या टेक्सचर होता है, तो उसी को हम क्लेई टेक्सचर कहते हैं। तो दिस इज अ क्लेई टेक्सचर अपीयरेंस ऑफ सॉइल। यहाँ पे रूट्स पुअरली डेवलप करती है। रीजन ये है कि जब सॉइल क्लेई होता है ना, तो उसका जो एरेशन है वो कम हो जाता है। समझ में आई क्या बात? क्लेई जब हो जाता है सॉइल, तो उसका जो एरेशन है वो कम हो जाएगा, एयर का वहां पे पैसेज घट जाता है। दैट इज द रीजन। और दूसरा रीजन कि वहां पे ह्यूमस भी काफी कम रहता है, तो यहाँ पे रूट्स की डेवलपमेंट आपको कम दिखाई देगी, वहां तक रूट नहीं जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हॉरिजन सी। तो जब हम हॉरिजन सी की बात कर रहे हैं तो दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, या फिर आप बोल सकते हो बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे। हम एकदम नीचे चले गए, तो यहाँ पर वेदर्ड रॉक्स होते हैं। और ये कौन से रॉक हैं? पैरेंट रॉक के टुकड़े होते हैं। पैरेंट रॉक किसको कहा जाता है? जिसकी वेदरिंग से सॉइल बना, उसको हम कहेंगे पैरेंट रॉक। उसके जो टुकड़े होते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपको, और इसको हम जोन ऑफ हार्ड रॉक भी कहते हैं। मतलब व्हाट यू कैन से इज कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि ये जो रीजन है दैट इज रॉकी। वहां पे बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े, पैरेंट रॉक जो था उसकी वेदरिंग के समय जो बने थे, वो सारे के सारे उधर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखोगे कि ये कैसा दिख रहा है, तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ऐसा आपको दिखाई देगा। दिस इज द सॉइल हॉरिजन। तो यहाँ आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। दिस इज हॉरिजन ए, बी एंड सी। ओके, ये हार्ड बेड रॉक है, मतलब पत्थर की पूरी चट्टान की तरह इसकी थिकनेस रहती है और हार्डनेस रहती है। ऑलराइट, सो दिस विल बी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल हॉरिजन्स। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? Anyone is having any kind of doubt till here? Anyone? अगर कोई भी डाउट है तो बोलिए। नो डाउट। ओके फाइन। तो सॉइल हॉरिजन क्लियर है। अगला होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कुछ चीजें आपको याद करनी है। जब भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो वो 2 स्टेप्स में होता है, और वो जो 2 स्टेप्स होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। इन 2 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक। ओके, और ये जो वेदरिंग होती है ये 2 तरह से हो सकती है। ये वेदरिंग फिजिकल हो सकती है, या फिर ये जो वेदरिंग है ये केमिकल हो सकती है। ठीक है, तो जब भी फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें
फिजिकल फैक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे वेदरिंग में, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट। केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉइल का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होगा। तो ये दोनों वेदरिंग के थ्रू सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। सेकेंड स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं सॉइल डेवलपमेंट। मतलब देखो, अब आपने सॉइल बना तो लिया है, द थिंग इज कि उसको हमें डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसीजर होंगे? यहाँ पर सॉइल का ह्यूमिफिकेशन किया जाएगा। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है उसमें ह्यूमस ऐड करो, ह्यूमस एडिशन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कैल्सिफिकेशन किया जाएगा। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कैल्शियम एडिशन, ठीक है। और कैल्शियम का जो एडिशन यहाँ पे किया जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऑलराइट, तो ये दो स्टेप्स होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में आपको याद रखने हैं। बहुत आसान सी, छोटी सी, प्यारी सी बात थी, ठीक है। तो अगर ये आप समझ गए तो अगला हमारा काम है कि हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को देख लें। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नहीं लोचन, ह्यूमस का मतलब म्यूकस नहीं होता है। ह्यूमस का मतलब होता है ऑल दोस कंपाउंड्स जिसमें कि आपका लिटर हो, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर हो, बायोमोलिक्यूल्स हो, सब कुछ मिला होता है ह्यूमस के अंदर। डीकम्पोज्ड मैटर भी होता है, दैट इज ह्यूमस। म्यूकस बहुत ही डिफरेंट चीज है। लेट अस कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो देखो, ये भी आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो पहला होगा वो होगा एरेशन, ठीक है। दूसरा होगा पोरोसिटी। अब लगभग ये दोनों का मतलब सेम है। जब भी सॉइल के अंदर आप एयर पार्टिकल्स के लिए जगह बनाओगे तो वहां पे उसमें पोरोसिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच कितना होता है? सॉइल का पीएच एक रेंज में होता है, वैरी करता है। एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, ओके। तो पीएच में या तो एसिडिक पीएच हो सकती है या तो फिर पीएच हो सकती है अल्कलाइन। दोनों में से एक कंडीशन पॉसिबल है। अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए। इसके अलावा और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? सॉइल का कोलॉइडल नेचर। कोलॉइडल नेचर ऑफ सॉइल, आपको भी पता है कि सॉइल के अंदर कुछ पार्टिकल्स का साइज कोलॉइडल साइज का होता है, तो इसीलिए वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो सारा भी आपको सॉइल में दिखाई देगा, ओके। ये सब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद जब हम सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या दिखाई देगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स का जो प्रेजेंस है वो भी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स का प्रेजेंस दिखाई देगा दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये सब कुछ। इसके अलावा केमिकल कंपाउंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर प्रेजेंट होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जो भी ऐसी चीजें आप देखोगे वो सब आएगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फौना। अब ये जो माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फौना है इनका इम्पैक्ट एरेशन में भी पड़ता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एरोब्स होते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अनएरोब्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को यूज नहीं करेंगे। तो इससे भी सॉइल की प्रॉपर्टीज पे असर पड़ता है। द नेक्स्ट थिंग इज सॉइल के टाइप्स। तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल है इसमें आपको बहुत अच्छे से मालूम है, रेड सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, इसके अलावा बेबर सॉइल होता है। तो ये जो भी सॉइल आप जानते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ
कि कौन से एलिमेंट्स वहां होते हैं, पीएच कैसा होता है, और कौन से एलिमेंट्स वहां पर डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आई गेस देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट, आपको ये डेटा कंप्लीटली मेमोराइज करना है, दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल। तो आपको याद आना चाहिए कि इट इज लाइम डेफिशिएंट सॉइल, पैडी कल्टीवेशन में काम आता है, टी कॉफी एंड रबर के लिए यूज करते हैं। ब्लैक सॉइल है, तो इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो बी हॉरिजन है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, अलग से नहीं दिखता। तो आपको केवल ए हॉरिजन और सी हॉरिजन दिखता है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर एंड बॉटम लेयर, ये इसकी खासियत है। अगर आप टेराई सॉइल देखेंगे तो ये हाईली प्रोडक्टिव सॉइल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेजिटेशन की जाती है, दैट इज द रीजन। देन गोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, अगर आप टेक्सचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सैंडी सॉइल होगा, क्ले सॉइल होगा, जहां पर सैंड पार्टिकल्स ज्यादा हैं वहां पे केमिकल न्यूट्रिशन कम है तो सैंडी सॉइल। अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे क्ले कंटेंट ज्यादा है तो दैट विल बी क्ले सॉइल। एंड द लास्ट वन इज लोमी सॉइल, जिसमें क्ले, सैंड और सिल्ट तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मिनरल न्यूट्रिशन कंटेंट, एरेशन कंटेंट और हाइड्रेशन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ अबव थ्री। तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये बेस्ट होता है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सॉइल फैक्टर। इतना आपको याद करना है। तो वी हैव एंडेड ऑफ विथ एबायोटिक फैक्टर्स एंड द इन्फ्लुएंस। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक फैक्टर के इन्फ्लुएंस को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ठीक है, उनकी बात की जाएगी। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।